तो सालों चली इस सुनवाई के बाद यह तय कर दिया गया, कानून की मोहर लगा दी गई कि इन आतंकियों के गले में इंसाफ का फंदा लटकाया जाएगा और 11 लोग ताउम्र कैद में रहने वाले हैं। इसी से जुड़े हुए कुछ और तथ्य आपको बताते हैं, एक एक चीज आपको और बताते हैं। आप देखिए कि 8 फरवरी को 49 आरोपी दोषी कर दिए गए। 13 साल तक लगातार सुनवाई चली। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, सुनवाई के दौरान 28 आरोपियों को बरी भी किया गया था, जिसमें कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस में कुल 78 लोग ऐसे थे जिनको कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी बनाया गया था। एक आरोपी था जो कि सरकारी गवाह बना और सरकारी गवाह बनकर उसने पूरी कलई खोली कि आखिरकार कैसे कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। कुल 77 आरोपियों पर यह पूरा मुकदमा चला। 78 में से एक जो है वो सरकारी गवाह बन गया। 13 साल में जो कुल गवाही हुई वो 1163 लोगों की गवाही की गई और उसके बाद 6000 से ज्यादा सबूत भी पेश किए गए। इस 13 साल की सुनवाई के साथ साथ स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला दिया वो 6752 पन्नों का फैसला है, जिसमें मोहर लगाई गई कि इनको फांसी की सजा दी जानी है। 49 आरोपी कुल मिलाकर के दोषी पाए जाते हैं और ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एक साथ किसी केस में 49 आरोपी एक साथ दोषी करार दे दिए गए हों और 38 को फांसी की सजा दे दी गई हो। आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के तहत इनको दोषी करार दिया गया और 2 तरह की सजा का ऐलान किया गया कि साथ साथ यूएपीए का एक्ट भी इसमें लगाया गया और यूएपीए के तहत भी इन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। आज कोर्ट ने इस बात का फैसला कर दिया गया है। इस वक्त आईजी अभय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो खुद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे थे और अहम सदस्य इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। यह कहा जा रहा है सर कि वो 19 दिन जो थे 26 जुलाई 2008 से 15 अगस्त 2008 तक 30 आतंकियों को गिरफ्तार किया। उस 19 दिनों की कहानी मैं जानना चाहूंगा सर आपसे। छब्बीस जुलाई 2008 को जब ब्लास्ट हुए, शाम के टाइम के ब्लास्ट हुए, हम लोग हमारी ऑफिस में थे और वहां से सीधे जो पहली ब्लास्ट का न्यूज़ मिला वहां चले गए। उसके बाद लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट की खबर मिलती गई और बाद में 2 घंटे बाद हमें सिविल और एलजी हॉस्पिटल के ब्लास्ट की खबर मिली। हमने, क्योंकि क्राइम ब्रांच में काफ़ी ये सारे मामलों में एक्सपर्टीज है, तो हमारे काफ़ी ऑफिसरों की टीम उसी टाइम काम में लग गई और पुराने सस्पेक्ट को हमने उठाना शुरू किया। उसके बाद हमने एक के बाद एक इस टाइप के मेंटालिटी वाले लोगों को उठाना शुरू किया, कुछ पुराने सिमी वालों की पूछताछ की, तो हमें थोड़ी थोड़ी लिंक मिलती गई। कुछ दिनों में भरूच से मेरा एक इन्फॉर्मर का फोन आया कि जो ब्लास्ट में जो गाड़ियां यूज हुई थी वो एक लाल और एक सफेद गाड़ी उसने भरूच में कहीं देखी थी। हम तुरंत वो उस जगह पे पहुंचे, वो जगह आइडेंटिफाई किया, वो मकान आइडेंटिफाई किया और वो मकान में से हमें ब्लास्ट में जो मटेरियल यूज हुआ था उसके ट्रेसेस भी मिले और वहां से हमें एक अहम टेलीफोन नंबर मिला जी। और वो टेलीफोन नंबर से हमें काफी कुछ जानकारी मिली, उससे रिलेटेड काफी नंबर मिले और ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में हम लोग कामयाब हुए 19 दिनों के अंदर। जी सर, हम लोगों ने यह भी सुना कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान महीनों तक आप लोग घर नहीं जा पाए थे, परिवार से मिल नहीं पाए थे और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा आप लोग बिना रुके तय करते थे क्योंकि किसी आतंकी संगठन से हमले का खतरा भी था। ये आपकी बात सही है। हम लोग 26 जुलाई को घर से लंच लेके आए थे और उसके बाद हमने पहला खाना घर पे 24 नवंबर को खाया था, मुझे पक्का याद है। पूरी टीम क्राइम ब्रांच में ही खाती थी, आराम भी वहीं कर लेते थे, खाली फ्रेश होने के लिए घर जाते थे। और हमारी टीम अलग अलग स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती थी तो 1000-2000 किलोमीटर तक का फासला बाय रोड तय करती थी। और क्योंकि आतंकियों का मामला था, आतंकियों को पकड़ के लाती थी, कहीं जेल से ट्रांसफर आउट से लाती थी, तो रास्ते में कहीं हमला ना हो जाए और इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए टीम बीच में घंटों तक कहीं रुकती नहीं थी। तो ये काफी मेहनत के बाद ये परिणाम मिला है हमें। जी, आरवी असारी का नाम भी सामने आया था जब हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा कि उस वक्त वो गोधरा में तैनात थे। ब्लास्ट होते उनको फोन करके वापस क्राइम ब्रांच बुलाया गया था और उनको आपने दारोमदार सौंपा था कि भाई पता कीजिए कि विस्फोटक कहां जमा किए गए थे। उसी वक्त आपको दाड़ी लीमड़ा इलाके का कुछ पता चला था, वो लीड क्या थी सर, वहां पर क्या हुआ?
एक्चुअली जब ये ब्लास्ट हुए तब हमारे जॉइंट कमिश्नर आशीष भाटिया साहब थे, जो अभी गुजरात के डीजीपी हैं। जी। उन्होंने और मैंने मिलके कुछ अच्छे अधिकारियों को टीम में लेके एक पूरी ब्लास्ट की टीम बनाई थी, जिसमें 300 से ज्यादा कांस्टेबल से लेके सीनियर अधिकारी तक थे। जी। इसमें ये दानी लिमड़ा में ये लोग आके ठहरे थे और वहीं बम बनाए थे। वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी, तो वो मकान आइडेंटिफाई करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी और आखिर में वो मकान आइडेंटिफाई हुआ और उसमें से हमें बहुत सारे एविडेंस मिले थे। जी। इसमें सर आपकी टेक्निकल नेटवर्क टीम और इंटेलिजेंस दोनों ने काम किया और ये कहा जाता है कि गुजरात पुलिस के लिए एक लैंडमार्क केस ये रहा है। दोनों टीम्स का, जो कि नेटवर्क टीम थी, इंटेलिजेंस टीम थी, दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे होता था? इसमें हम लोगों ने हमारा जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस वगैरह मैं संभालता था। टेक्निकल टीम जीएल सिंघल, हिमांशु शुक्ला, मयूर चावड़ा वगैरह संभालते थे। दूसरे उनके साथ मदद में कई अफसर दिए गए थे। तो और दोनों टीम के सीनियर अधिकारी आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते थे कि आज कहाँ कहाँ क्या प्रोग्रेस हुआ। रात को खाने के समय हम सब साथ में मिलते थे, तो उस टाइम पे पूरे दिन का जो काम था उसका डिस्कशन हो जाता था। बाद में हमारे जॉइंट कमिश्नर श्री भाटिया साहब के पास जाके हम लोग पूरा ब्यौरा उनके सामने रखते थे और उनके मार्गदर्शन में काम आगे चलता था अच्छी तरह से। जी सर, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सबसे मुश्किल घड़ी आपके सामने क्या आई थी? एक्चुअली पूरे ऑपरेशन के दौरान मुश्किल घड़ी ऐसे तो कोई सीधा सीधा तो नहीं थी, मगर जिस दिन ब्लास्ट हुए जी, उस दिन इतना कैओटिक सिचुएशन हो गया था कि मोबाइल नेटवर्क भी जाम हो गया था, वायरलेस नेटवर्क भी जाम हो गया था और सब जगह अफवाहें फैलने की वजह से ट्रैफिक भी जाम हो गया था। तो हमारे लिए कम्युनिकेशन और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना सबसे पहले बड़ा डिफिकल्ट हो गया था। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास जब तक कोई लिंक नहीं मिलती थी तब तक हमको ऐसा लगता था कि ये कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई ब्लास्ट हो चुके थे और अगर ये नहीं पकड़े जाते तो इसके बाद भी होने वाले थे। तो इसलिए हम लोग काफी मेहनत कर रहे थे इसमें। जी सर, इंडियन मुजाहिदीन का रोल सामने आया था और सिमी का रोल सामने आया था। इन दोनों का कैसे ये जॉइंट रोल था, दोनों के संपर्क कैसे सधे, ये पूरा चैनल क्या रहा था? एक्चुअली ये जो पूरे ब्लास्ट प्लान कर रहा था वो इंडियन मुजाहिदीन करके ऑर्गेनाइजेशन, जिसका रियाज भटकल हेड था उसका। और जहां उसको जरूरत पड़ती थी और लोकल नेटवर्क की जरूरत पड़ती थी वहां कुछ सिमी के लोग उसको सपोर्ट करते थे। और सिमी का अब्दुल तौकीर सुभान करके आदमी था, वो इनके बीच में कोऑर्डिनेटर था। और जो आजमगढ़ से मुफ्ती अबू बशर था वो भी इसमें काफी अहम रोल अदा करता था। तो ये दोनों मिलकर जहां जहां लोकल आदमियों की जरूरत पड़ती थी वहां लोकल आदमियों की जरूरत से काम पूरा करते थे या तो बाहर से टीम भेजते थे। जी सर, ये भी सामने आया कि कुछ जगहों पर ब्लास्ट हो नहीं पाया था, डेटोनेटर ने वहां काम नहीं किया था। ऐसी कितनी जगह थी जो चिन्हित किया आपने? एक्चुअली 2 जगह पे अहमदाबाद में बम मिले जो एक्सप्लोड नहीं हो पाए, और सूरत में जो 22 से ज्यादा बम मिले उसमें से एक भी एक्सप्लोड नहीं हुआ क्योंकि उनकी सर्किट में कुछ गड़बड़ थी। इसकी वजह से सूरत में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ और काफी जानमाल का बचाव हो गया उसमें। जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा सर, ये अभी हालिया तथ्य फिर सामने आया कि इस पूरी साजिश के दौरान तत्कालीन सीएम जो थे गुजरात के, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जान को भी खतरा था, उनके खिलाफ भी कोई साजिश थी। एक्चुअली इसमें इस कहानी में 2 पहलू है जी। एक जो एक्यूज है उसने कोर्ट के सामने सीआरपीसी 164 के तहत निवेदन दिया था, जिसमें उसने बोला था कि एक कैंप में जहां सफदर नागौरी था और बाकी सब लोग इकट्ठे हुए थे वहां पे नरेंद्र मोदी जी को टारगेट बनाना है जी, जो अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी है उनको टारगेट बनाना है, ऐसा उसके स्टेटमेंट में था। और दूसरा, जो टारगेटेड एरिया में जो ब्लास्ट हुए और हॉस्पिटल में जो ब्लास्ट हुए उसमें टाइम गैप था 2-2.25 घंटे का जी। वो आतंकियों को पूछने पे पता चला कि इन लोगों का प्लान ये था कि जैसे ही टारगेटेड एरिया में ब्लास्ट होता है तो इंजर्ड लोगों को इमीडिएटली नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाए जाएंगे जी। तो नजदीकी हॉस्पिटल 2 ही थे, एक अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल और एक एलजी हॉस्पिटल जी। तो जनरली सिविल हॉस्पिटल में ज्यादा लोग जाते थे जी। और
जो नेतागिरी के लोग हैं वो भी जनरली सिविल हॉस्पिटल ही पहले विजिट करते हैं, क्योंकि वो बड़ी हॉस्पिटल है अहमदाबाद की। जी। तो वहां का जो ट्रॉमा सेंटर है उसके बिल्कुल बाजू में ये एक्सप्लोजिव वाली कार रखी थी। जी। ये कार में इतनी ज्यादा मात्रा में इन लोगों ने एक्सप्लोजिव रखे थे, प्लस गैस सिलेंडर रखे थे। जी। इसकी वजह से इसका इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया कि वहां 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लोगों के अंग इधर उधर कई जगह पे बिखरे पड़े थे। मैंने खुद ने भी देखा था कि एक किसी विक्टिम का पैर है वो 200 मीटर से ज्यादा दूर गिरा था। जी बिल्कुल, लेकिन आप लोगों की मेहनत रंग लाई सर, और 13 साल की सुनवाई के बाद जो आतंकी थे वो अंजाम तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए और एक एक कड़ी टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को बताने के लिए। तो 13 साल तक ये पूरी सुनवाई चली है और उसके बाद 21 दिनों के अंदर कैसे टीम ने बिना सोए, बिना खाए और बिना घर गए 30 आतंकियों को महज 21 दिन में गिरफ्तार किया, यह आपने खुद उस टीम के सदस्य की मुंह जुबानी सुनी। अब इसके कुछ और अनछुए पहलू हैं जो ब्लास्ट के आपको जानने जरूरी हैं, उस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिन शुक्रवार सुबह 11:30 बजे, तारीख 18 फरवरी 2022। ये वक्त और ये तारीख भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुनहरे शब्दों में दर्ज हो चुकी है, जब अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 13 साल पुराने आतंकवाद के केस में इंसाफ कर दिया। वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट को लेके अहमदाबाद की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले में जो निर्दोष 56 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा जो लोग घायल हुए थे, उन लोगों के जख्मों पर आज विशेष अदालत ने मरहम लगाते हुए 38 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी और जो बाकी के 11 अपराधी थे उन्हें आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा भी सुना दी। 13 साल का वक्त लगा। पुलिस और वकीलों की पूरी टीम ने बरसों बरस मशक्कत की और अहमदाबाद ब्लास्ट के पीड़ितों को आखिरकार इंसाफ दिला दिया गया। ये 2008 में जब ये बनाव बना तो उसमें 56 से ज्यादा लोग मर गए थे। 244 लोग सीरियसली इंजर्ड होते, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आंख चली गई, किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हुई और इतने ज्यादा लोग मर गए। तो कोर्ट ने भी ये केस की गंभीरता तो देखते हुए और यूएपीए की विविध सेक्शन के तहत इसको टेररिस्ट एक्ट भी माना और 302 के तहत इनको मर्डर में भी दोषी माना और जो कॉन्स्पिरेसी थी वो भी प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दी है। अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट ने 6752 पन्नों में फैसला नहीं इतिहास लिखा है। ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मुकदमे में एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले केवल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड ही था जिसमें एक साथ 26 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2008 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के दौर पर जो हाल के जो ऑनरेबल लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर थे और ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो अभी सेंट्रल में अमित शाह जी, वो लोगों ने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी थी और मैं उसका भी नाम बताना चाहूंगा। श्री आशीष भाटिया, अभय चुडासमा, हिमांशु शुक्ला, राजेंद्र हसारी, ये सब लोग ने 15-20 दिन तक तो घर भी नहीं गए थे ये आरोपियों को ढूंढने के लिए, फिर और कड़ी मेहनत करके ये एक्यूज को पकड़ा था। जितना ऐतिहासिक फैसला है इस केस में उतनी ही ऐतिहासिक पड़ताल की गई। श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी ने अपनी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और आज हर भारतीय की तरफ से उस इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मैं साधुवाद देता हूं कि उनकी मेहनत सफल हुई है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया गया। डीजीपी आशीष भाटिया ने इस टीम को लीड किया। इस टीम में डीसीपी क्राइम अभय चुडासमा, एएसपी हिम्मतनगर हिमांशु शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 26 जुलाई 2008 के बाद युद्ध स्तर पर काम किया। महज 19 दिनों में अहमदाबाद ब्लास्ट से जुड़े हर तार को बेतार कर दिया गया।
15 अगस्त 2008 तक अहमदाबाद पुलिस की गिरफ्त में 30 आतंकी आ चुके थे। अहमदाबाद में कुल 20 से ऊपर ब्लास्ट हुए थे, 20 केस रजिस्टर हुए थे। सूरत में कुल 29 जगह पे बॉम्ब रखे गए थे और उसमें कुल 15 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए थे और कुल 35 जो है गुना उनको क्लब करके एक जो है कोर्ट में चलाया गया था। तो ये अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये ब्लास्ट अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुआ। 70 मिनट में 20 जगहों पर 21 धमाके हुए। 26 जुलाई 2008 की इस वारदात को लेकर सूरत में 15 और अहमदाबाद में 20 एफआईआर दर्ज की गई। बाद में इन एफआईआर को एक कर दिया गया। साथ ही साथ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 78 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक अपराधी जो था वो विटनेस बन गया। कोर्ट में केस चलता रहा। 28 बरी हो गए और कोर्ट ने 49 को दोषी करार दिया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर अहमदाबाद ब्लास्ट के 49 गुनहगारों की तस्वीरें देख रहे हैं। इन्हीं 49 में से 38 को अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और 11 को ताउम्र जेल में रहने का आदेश दिया। भारत में कभी इतनी बड़ी संख्या में एक केस में आरोपियों को फांसी हुई हो, ऐसा दूसरा केस मेरे ध्यान में नहीं है। इस केस में क्राइम ब्रांच अहमदाबाद ने जो डिटेक्शन किया, उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन किया और इंटरस्टेट एजेंसियों के सहकार से जो एविडेंस इकट्ठे किए, इसका यह परिणाम है कि आज 49 दोषितों में से 38 को फांसी की सजा हुई है। 26 जुलाई 2008 को आतंकवादियों ने भीड़ भाड़ और बाजार वाली जगहों पर 21 ब्लास्ट किए थे। इस आतंकवादी घटना में इंडियन मुजाहिदीन और सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी शामिल थे। अहमदाबाद ब्लास्ट के गुनहगार फिलहाल जेल में बंद हैं, जो आज से अपनी मौत की तारीख का इंतजार कर रहे हैं।